नाज़रीन, गजा पर इस्राएली बर्बरियत का आज 28वां रोज है। 9,200 फलस्तीनी कत्ल, 23,000 से जायद शदीद जख्मी, आधे से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर और 14 लाख की आबादी बेघर हो चुकी है। लेकिन और इसमें जो नेतन्याहू ने 23 सितंबर को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे जो नक्शा मिडिल ईस्ट का एक शो किया था, उसमें कहीं पर भी फलस्तीन एग्जिस्ट नहीं करता। बदकिस्मती से कल परसों जो गूगल ने भी जो इसराइल का नक्शा जारी किया है, उसमें से भी गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और आपकी गजा की पट्टी को बिल्कुल मिटा दिया गया। तो ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इसराइल में बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जानिब से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली फौज फलस्तीनियों को तालीम के हक से भी महरूम करने पर तुल गई। गजा की जामियतुल अज़हर पर हमला करके मुकम्मल तबाह कर दिया। इसराइल ने ताज़ा कार्रवाई में फ़ज़ाई बमबारी के दौरान कई मकामात को निशाना बनाया। बल्कि आलमी अमन का ठेकेदार अमरीका गजा का मार्का सर करने के लिए इसराइल के शाना बशाना है। इसलिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सहूनी रियासत को 14 अरब डॉलर की फौजी इमदाद देने की मंजूरी दे दी है। अभी सहूनी अफवाज का दिल नहीं भरा, तबाही और बर्बादी का खेल अभी जारी है। जमीनी सहूनी अफवाज ने गजा सिटी का मुहासा कर लिया है। फजा से बमबारी भी जारी है। यही नहीं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन एक माह के दौरान मशरिक़ वस्ता के दूसरे दौरे के दौरान उर्दन के बाद इसराइल पहुंचेंगे। और का ग्राउंड ऑफेंसिव था, आई वुड से कि वो किसी हद तक डेंट हो गया और दोनों तरफ से मतजाद दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो अरब चैनल्स हैं, स्पेशली जो यमन के हैं, उसमें आई थिंक काफ़ी सारी उन्होंने वीडियो शेयर किए हैं विच इंडिकेट्स के इसराइल का जो बख्तरबंद दस्ते हैं, टैंक्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। और एक खबर ये भी है कि इनका एक 1 स्टार जनरल भी जो है वो मारा गया है इसराइल का। अभी आ जाते हैं कि जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इसमें कुछ चीज़ें तो जो हमने पहले डिस्कस की थी। मिडिल ईस्ट का जो मैप है, इसमें मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट है मेडिटेरेनियन में, उसके बाद 3 बड़े चोक पॉइंट्स हैं। अभी जो चेंज है जो आज ओसेंट से हमने पिकअप की है, वो बेसिकली रिलेट्स टू यूएस आप कह लें एयर रिफ्यूलर्स, जो केसी ग्रुप के रिफ्यूलर्स हैं। और एयर रिफ्यूलर्स का मकसद होता है बेसिकली आप एक्सटेंड करते हैं रेंज को। इसमें एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी जो रेड लाइन है, विच इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन इसराइल एंड यमन, विच इज़ अबाउट 2100 किलोमीटर, यानी 2100। तो इसराइल के पास जो जहाज़ हैं, चाहे वो F-16 हैं या उससे भी बेहतर लेट से F-35 हैं, वो एक गो में यहाँ नहीं पहुँच सकते। और चूँकि यमन से अंसारुल्लाह ने मिसाइल वगैरह फायर किए थे, तो एक प्लान शायद ये बन रहा है, मतलब ओसेंट को देख के, कि अभी यमन पे एयर स्ट्राइक जो है अगले 48 आवर्स में शायद हो। अभी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता। तो उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए फिर एयर रिफ्यूलर्स को प्लेस किया जाता है। 2 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी मरून, विच मीन्स के 2 जगह पे इनको एयर रिफ्यूलर्स रखने पड़ेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली वो रेड सी वाली साइड पे होंगे, क्योंकि अगर वो सऊदी एयर स्पेस यूज़ करते हैं तो फिर सऊदी अरेबिया पे भी इस चीज़ का इल्ज़ाम आएगा। लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन, सो ये आई थिंक मेजर डेवलपमेंट है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ये सोच लिया है कि दे आर गोइंग टू एक्सटेंड द वॉर टू यमन, और जो साफ ज़ाहिर इनके पास उस तरह की ग्राउंड फोर्सेज या एम्फीबियस फोर्सेज नहीं कि वहाँ लैंड करें, वो बड़ा डिफिकल्ट इलाका है और वो पूरा कंट्रोल है अंसारुल्लाह का। सो इट मीन्स कि वॉर भी एक्सटेंड करेगी विद एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन, या एक पॉसिबिलिटी है। अब इसको मैं 100% कंफर्म नहीं कर सकता। और इसी तरीके से कल बड़ी ब्रिगेडियर साहब, बैक वक्त कई महाज खुलने जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली, ये हमने जो पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि एक तो सीक्वेंसिंग नज़र आ रही है, यानी पहले हमास ने किया, उसके बाद हिजबुल्लाह का कल ऐलान मुतवक्किल, आई डोंट नो वो क्या लेट से हाईलाइट करते हैं। लेकिन आई थिंक जुम्मे के खुतबे के साथ जो हसन नसरुल्लाह उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आएगा, इन केस ही डिक्लेयर्स वॉर, तो नॉर्थ का फ्रंट खुल गया। और अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है या इजरायली एयरफोर्स स्ट्राइक करती है थ्रू रेड सी, तो फिर यमन भी इंगेज हो जाता है। तो टेक्निकली पूरा अरेबियन पेनिनसुला, पूरा रीजन जो है वो जंग की लपेट में आ जाएगा। एक और चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि ये जो इलाका है, अगर आप मुझे 1 मिनट दें जी, इसमें जो बड़े बड़े कमर्शियल रूट्स भी हैं और एयरपोर्ट्स हैं। फॉर इंस्टेंस यूएई का फलस्तीन की जो हदूद अरब है उसके अंदर नहीं रहेगी, बल्कि रीजन में जाएगी। तो उसके अभी वाज़ेह मिसालें आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। फिजिकली यमन पहला मुल्क ऐसा अभी हुआ है जिसने कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल
जो है उसने वो फायर किया वहां पे। ईरान के बड़ी हार्ड किस्म की पोजीशन थी और वो कह रहा था कि अगर फिजिकल अटैक किया तो उसमें फिर हम ऑप्शन देखेंगे कि मिलिट्री के हिसाब से क्या है। तो रीजन के अंदर तो ये जंग अब जाती हुई नजर भी आती है। और तमाम चीजों को देखते हुए ये लगता है कि ये जंग जो है रीजन की तरफ जाएगी। लेकिन इस बात को भी आप जरूर मलूज़ खातिर रखें कि यमन और ईरान ये मिडिल ईस्ट के वो ममालिक हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस हैं और जिसकी बेसिक जो मोटिवेशन है वो इसराइल की तरफ से आती है। तो दोनों जो हैं ममालिक बेसिकली शिया कम्युनिटी उसमें ज्यादा है, तो वो इसराइल के ऑलरेडी एक किस्म के ओपन एनिमीज हैं। लेकिन मैं तमाम चीजों के साथ मैं साथ ये भी कहूंगा कि ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है जिसके अंदर जो भी लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इतने बढ़ चुके हैं, स्पेशली इसराइल एक नॉन डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसके साथ जंग में जाना मेरे ख्याल में ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसके लिए चैलेंज हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर पॉलिटिकल सफारती और जो अखलाकी जो सरहदें हैं, जो आपकी जो फोरम्स हैं, उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपकी जंग है दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। और पाकिस्तान ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस ली है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब जो चीज जो यमन ने किया है जाहिर है उनके हवाले से और ईरान के हवाले से तो इजराइल को पहले भी पता है, लेकिन अब ये और उन्होंने ये भी साथ में धमकी दी है कि हम जितने न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। इस पे आपको लगता है कि इजराइल की तरफ से अब कोई रिस्पांस आएगा या रिटेलिएशन आएगी? क्योंकि इजराइल इज़ नोन फॉर रिएक्शन, और ये भी एक रिएक्शन वो जो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने तो हमास का रिएक्शन दिया है, वो भी हमारे सामने, जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ और औरतों के साथ कत्लो गारत की है, मासूम लोगों के साथ कत्लो गारत की है। तो आपको लगता है कि अभी जो यमन ने किया है इस पर भी कोई रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से आएगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे रिस्पांस आएगा। और जब यमन के ऊपर अटैक अगर करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की सूरत के अंदर, तो ईरान अपने आप को उससे अलहदा शायद नहीं रख पाएगा, बिकॉज दोनों कंट्रीज के दरमियान काफी मफाहमत है इसराइल के खिलाफ। तो इस लिहाज से ये रीजन के अंदर जंग तो छिड़ेगी। जहां तक आपका सवाल है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो उनको भी निशाना बना सकते हैं, तो वो कोई डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, लेकिन वहां पे न्यूक्लियर जो आपकी एनर्जी के लिए आपके जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा अटैक हो सकता है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल के वो मिसाइलों से जो उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो उसके डोम बने होते हैं जहां एटॉमिक रिएक्शन लिमिटेड लेवल के ऊपर चल रहा होता है, जिससे बिजली बनती है, वो काफी उसकी वो बॉम्ब प्रूफ और मिसाइल प्रूफ काइंड ऑफ और जलजला प्रूफ काइंड ऑफ बिल्डिंग होती है, तो उसमें नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसमें कोई भी डेंट पड़ता है तो पूरे अरब ममालिक को उसकी रेडिएशन से नुकसान हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई तो इस पूरी सिचुएशन में सऊदी अरब को किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए या इसमें मुदाखलत करनी चाहिए? क्योंकि उनकी तरफ से जो भी इस वक्त बात की जा रही है उसमें कोई खास असर और रसूख है नहीं, लेकिन अगर खित्ता पूरा इफेक्ट होता है तो उसके असरात सऊदी अरब पर भी पड़ेंगे। तो सऊदी अरब को इस वक्त किस तरह का स्टांस अपना पैदा करना चाहिए? जी देखिए, हमास ने भी जो अटैक किया था उसकी एक पीछे जो मेन वजूहात थी, वो जो वजूहात में से एक मेन वजह थी वो सऊदी अरब का एक लिनियंसी दिखाना था कि वो इसराइल को शायद अब मानने जा रहा था या उसके साथ सफारती ताल्लुकात को इनिशिएट करने जा रहा था। तो एक हमास को लग रहा था कि मेरी एग्जिस्टेंस जो है फर्दर चैलेंज हो जाएगी लेकिन अच्छी बात यह है कि सऊदीया ने इसके ऊपर बड़ा अगेन टफ स्टांस लिया है और जो उसके साथ सफारती ताल्लुकात को वो इनिशिएट करना जा रहा था उस प्रोसेस को उसने वहीं पे रोक दिया और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडेमनेशन की। सेकेंडली जो सऊदीया का रोल इस वक्त हो सकता है वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म से और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म को मुतहरक करने से हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो 18 अक्टूबर को इसकी जो ओआईसी की मीटिंग में बुलाई गई थी वो आपके जो वज़राए खारजा है उस लेवल पे बुलाई गई थी और उसका जो जॉइंट कम्युनिके आया था, उसका जो बयानिया आया था, उसके बयान आया था, वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, माइल्ड किस्म का था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए दोबारा से ओआईसी के प्लेटफॉर्म को आप समिट लेवल के ऊपर मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक है उनके प्राइम मिनिस्टर और सदूर को आना चाहिए और वहां से वो प्रेशर डेवलप करेंगे।